दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाया जा रहा था। क्या वो बुलडोजर गलत चलाया जा रहा था? क्या वहां पे जिनको तोड़ा गया सड़क के किनारे स्ट्रक्चर को, वो लीगल थे? अगर वो लीगल थे फिर तो बुलडोजर चलाना इलीगल था। लेकिन अगर वो इलीगल था जिसको बुलडोजर ने तोड़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट का स्टे देना गलत है। आज इसी की बात करते हैं कि जो बुलडोजर चलाया जा रहा था वो गलत था, या सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे किया, बोला नहीं 2 हफ्ते के लिए रोक दीजिए, अभी नहीं चलाना है, वो गलत था। तो पहली बात तो ये समझते हैं कि हम कहते भी हैं, नेता भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं, वी आर गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ। इस देश में कानून का शासन है। हम लोग सब कहते हैं ना, कोई नहीं कहता इस देश में नेताओं का राज है, कोई नहीं कहता इस देश में मंत्रियों का राज, सब कहते हैं इस देश में कानून का राज है। तो क्या कोई ऐसा कानून है जिसमें आप बिना नोटिस दिए बुलडोजर चला सकते? मेरा जवाब है नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है। ऐसा कानून क्यों नहीं है ये तो कानून बनाने वाले बताएं। लेकिन मेरा यह कहना है कि जब सरकारी जमीन पे, सार्वजनिक स्थान पे अवैध निर्माण होता है तो क्या किसी को बता के होता है क्या? अगर घुसपैठिए आते हैं, कहीं झुग्गी बनाते हैं, कहीं मकान बनाते हैं सड़क के किनारे या पार्क में या रेलवे स्टेशन की, रेलवे की जमीन पे या जिस भी जमीन पे, क्या वो किसी को बता के अपनी झुग्गी बनाते हैं, अपना मकान बनाते हैं? नहीं। तो हम ऐसा कानून क्यों नहीं बना रहे कि हम बिना बताए तोड़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट यही तो पूछ रहा है, आप वो कानून बताओ जिस कानून के अंतर्गत आप तोड़ रहे हो। हमारे पास ऐसा कानून ही नहीं है जिसमें हम बताएं कि भाई जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा, जहां पे अवैध कब्जा होगा, आप उसको तोड़ देंगे। ऐसा हमने कानून ही नहीं बनाया। ऐसा कानून बनाना चाहिए। और मैं फिर से ही कह रहा हूं, जिस तरीके से अवैध निर्माण किया जाता है बिना किसी को बताए, डीएम, कलेक्टर, तहसीलदार को बताए, जिस तरीके से घुसपैठिए आते हैं भारत के अंदर बिना किसी को बताए, जिस तरीके से घुसपैठिए घूस दे के अपना झुग्गी मकान बना लेते हैं, पब्लिकली तो नहीं बताते कहां हम बना रहे, चुपचाप बनाते हैं। तो जब वो चुपचाप बना सकते हैं, चुपचाप अवैध कब्जा कर सकते हैं, चुपचाप झुग्गी मकान बना सकते हैं, तो सरकारी एजेंसियां भी चुपचाप तोड़ सकती हैं। लेकिन ऐसा कानून नहीं है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। दूसरा, भारत में बहुत सारी चीजें गलत होती हैं, सबके लिए लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? इसका जवाब यह है, भारत में 50,000 करोड़ की फंडिंग हो रही हर साल। मैं कई बार कह चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। एफसीआरए कानून बनाया था कांग्रेस ने 2010 में फॉरेन फंडिंग कराने के लिए। उसके जरिए और हवाला के जरिए खाड़ी देशों से, पश्चिम देशों से लगभग 50,000 करोड़ रुपए हर साल आता है। वो जो आता है, इसके अलावा भारत के अंदर जकात वाला पैसा क्रिएट होता है। इसके अलावा जो मजार पे, दरगाह पे चढ़ावा आता है, भाई मठ मंदिरों का चढ़ावा सरकार ले लेती है, लेकिन जो मजार, दरगाह, मस्जिद में चढ़ावा आता है वो तो सरकार नहीं लेती है। तो वो पैसा कहां जा रहा है? वो इकट्ठा है, मौलवी के पास इकट्ठा है। जो चर्च का पैसा है वो पादरी के पास इकट्ठा है। न चर्च से सरकार पैसा लेती है, न आपके मस्जिद, मजार और दरगाह से लेती है। तो जब मंदिर वाला पैसा सरकार के पास गया, चर्च, दरगाह, मजार वाला पैसा है मौलवी के पास है, पादरी के पास है। वो पैसा काम आता है ऐसे टाइम में पीआईएल फाइल करने के लिए। और जो आप बड़े बड़े वकील देख रहे हैं, ये कोई जनहित के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, आप इसको समझ लीजिए। हर चीज की एक कीमत है, उनको कीमत मिल रही है, उनको मोटी फीस मिल रही है, इसलिए वो जा रहे हैं। तो क्या ये घुसपैठिए 20-20 लाख रुपए फीस लेने वाले वकीलों को हायर कर सकते हैं क्या? इसको भी आप समझिए। इन जिन घुसपैठियों का घर गिराया गया, जो वहां जहांगीरपुरी में झुग्गी बना के रहते हैं, क्या उनकी औकात है वो कपिल सिब्बल साहब को इंगेज कर ले? उनकी औकात है दुष्यंत दवे और हेगड़े साहब को इंगेज कर ले?
उनकी औकात है प्रशांत भूषण जी को एंगेज कर ले, वो कहां से ले आएंगे? वो तो 1000, 1500, 2000 रोज कमाने वाले आदमी, वो लाखों की फीस लेने वाले वकील कहां से खड़ा कर लेंगे? और रातों रात पिटीशन कैसे फाइल हो जाएगी? इसको भी आप समझिए। इसका मैंने बताया आपको, विदेशों से लगभग 50,000 करोड़ की फंडिंग हो रही है भारत में। मैं ये नहीं कह रहा हूं फंडिंग किसी को हो रही है, लेकिन वो फंडिंग आ रही है। और वो फंडिंग आ रही है घुसपैठियों को भारत में घुसाने के लिए, घुसपैठियों को जगह जगह बसाने के लिए, घुसपैठियों का आधार बनवाने के लिए, घुसपैठियों को वोटर आईडी बनवाने के लिए, घुसपैठियों का राशन कार्ड बनवाने के लिए, घुसपैठियों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, ये सारी व्यवस्था, घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देने के लिए। जहां तक बिजली पानी तो दिल्ली सरकार ने दे ही दिया है। तो ये पूरा आप सिस्टम समझिए। दूसरी बात ये, अब समाधान क्या है? समाधान वही है जहां से समस्या शुरू हो रही है। तो समाधान इसका यह है कि सबसे पहले कानून बनाया जाए कि जहां भी अवैध कब्जा मिलेगा उसके लिए हम कोई नोटिस नहीं देंगे। ये कानून बना के करना पड़ेगा। वैसे आप बिना कानून बनाए आप बुलडोजर चलाओगे तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो जाएगा बीच में, क्योंकि ये संविधान से चलता है देश। और मकान बनाना, मकान में रहना, ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का पार्ट है। आर्टिकल 21 कहते हैं उसको। आर्टिकल 21 आप किसी का छीन रहे हो, किसी का मकान गिराने का मतलब आर्टिकल 21 जो उसका फंडामेंटल राइट, उसको छीनना। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि आपको एक एस्टेब्लिश प्रोसीजर होना चाहिए, आपके पास एक कानून होना चाहिए। दुर्भाग्यवश हमने ये कानून बनाया ही नहीं कि अवैध निर्माण गिराने के लिए, अवैध निर्माण तोड़ने के लिए, अवैध निर्माण पे बुलडोजर चलाने के लिए हम किसी को कोई नोटिस नहीं देंगे। ये कानून बनाने में किसने रोका हुआ? और इसका आर्ग्यूमेंट भी है, इसकी दलील है कि जब बिना बताए मकान बन सकता है तो बिना बताए गिराया जा सकता है। दूसरा, ये बुलडोजर 10 बजे क्यों लेके गए? दिन के उजाले में क्या जरूरत थी? अगर गिराना था तो रात को गिरा देते, रात को 10 बजे शुरू करते, सुबह 6, 7, 8 बजे तक खत्म हो जाता, पूरा खेल खत्म हो जाता। जब तक 10 बजे, 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में लोग मेंशनिंग करते, तब तक तो पूरा खेल खत्म। तो दिन में क्या जरूरत थी? दूसरा, ये जब तक विदेशी फंडिंग आ रही है एफसीआरए के जरिए, हवाला के जरिए, तब तक जब भी कुछ देश हित के कार्य होंगे लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, पिटीशन फाइल होगी। जितने भी देश विरोधी कार्य हैं कोई भी फ्री में नहीं होता, सबकी फंडिंग हो रही है, सबके लिए पैसे आता है, कोई मुफ्त में कोई काम नहीं कर रहा। मुफ्त में तो हमारे जैसे पागल हैं जो पीएल फाइल करते रहते हैं। हमारे जैसे लोग हैं जो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस छोड़ के, सारा काम धंधा छोड़ के इसी पे लगे हुए। हमारे जैसे लोग हैं जो 15 साल पुरानी वैगनार लेके यूज कर रहे हैं, आज भी चल रहे हैं 15 साल पुरानी वैगनार से। ये जिनको आप देख रहे हैं पिटीशन फाइल करने वाले, ये लोग मर्सिडीज में चलने वाले हैं। ये जो घुसपैठियों के लिए गए हैं, ये सब बड़ी फॉक्स वैगन, मर्सिडीज, BMW ऐसी लग्जरी कारों में चलते हैं और हर 2 साल में नई कार बदल देते हैं। ये तो मैं हूं पागल हूं जो 2007 वाली वैगनार अब जाके बदलूंगा, इसलिए बदलूंगा क्योंकि अब उसका टाइम पूरा हो चुका है। उसको मैं जुलाई से सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जा सकता, मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं नई गाड़ी खरीदने जा रहा हूं। तो इसको भी आप समझिए। तो जब तक फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल होगा, ये चलता रहेगा काम। तो हमें फंडिंग रोकना पड़ेगा, हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, एफसीआरए को खत्म करना पड़ेगा। पहला तरीका ये हुआ। दूसरा, इन घुसपैठियों को आधार बनाने वाले हमारे आपके भाई हैं, इसको समझिए आप। वो बांग्लादेशी नहीं जो आधार बना के दे रहे हैं। रोहिंग्या बांग्लादेशियों का वोटर आईडी बनाने वाले, रोहिंग्या बांग्लादेशियों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले, रोहिंग्या बांग्लादेशियों का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वाले, रोहिंग्या बांग्लादेशियों का राशन कार्ड बनाने वाले, रोहिंग्या बांग्लादेशियों का बीपीएल कार्ड बनाने वाले, ये हमारे ही आपके भाई हैं। वो बांग्लादेश या म्यांमार से नहीं आए हुए। इसलिए घूसखोरी के खिलाफ कठोर कानून बहुत जरूरी है। घूसखोरी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक घुसपैठ बंद नहीं होगी, और घुसपैठ बंद नहीं होगी तो आने वाले 15-20 साल के बाद भारत बर्बाद हो जाएगा। दुनिया के कई देश घुसपैठियों के कारण बर्बाद हो चुके हैं।
एक देश था पर्शिया, वहां मात्र 5,000 घुसपैठिए गए थे। 100 साल में उन्होंने पर्शिया को ईरान बना दिया था। हमारे देश में 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। आप इसको समझिए अच्छी तरीके से। दुनिया के कई देशों में पहले वहां पे शरणार्थी बन के लोग गए, और जो शरणार्थी बन के गए बाद में वहीं के लोगों को भागने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं के लोगों को कहीं और जाकर शरण लेना पड़ा, सब कुछ छोड़ छाड़ के भागना पड़ा। तो जो हम अभी चुपचाप बैठे हुए हैं, इसका जो इलाज है, पहला इलाज FCRA कानून खत्म हो। दूसरा, हवाला के खिलाफ कठोर कानून बने, हवालाबाजों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और उनको कम से कम 20 से लेकर 50 साल तक का सजा देने कानून बने। तीसरा, भ्रष्टाचार के खिलाफ, घूसखोरी के खिलाफ। ये हमारे आपके भाई बंधु हैं, क्लर्क हैं, कोई चपरासी है, कोई बाबू है, कोई थानेदार है, कोई तहसीलदार है, जो पैसे लेके घुसपैठियों की झुग्गी बनवा रहे हैं। कोई पैसा लेके घुसपैठियों की झुग्गी बनवाता है, कोई पैसा लेके घुसपैठियों का आधार बनाता है, कोई पैसा लेके घुसपैठियों का राशन कार्ड बनाता है, कोई पैसा लेके घुसपैठियों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाता है, कोई पैसा लेके घुसपैठियों के वोटर ID बनाता है, कोई पैसा लेके घुसपैठियों का बर्थ सर्टिफिकेट बनाता है। सारे काम। तो हमें इस भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित करना होगा। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कहना अगर देशद्रोह है, तो उससे 1000 गुना ज्यादा देशद्रोह है घुसपैठियों का पैसा लेके उनके डॉक्यूमेंट बनाना। हम भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह को देशद्रोह कहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को देशद्रोह नहीं कहते, जो हमारे देश को खोखला कर रहा है। पूरे देश में ये भ्रष्टाचार का नासूर फैला हुआ है। तो इसलिए कह रहा हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। तो पहला स्टेप, आपको विदेशी फंडिंग रोकना पड़ेगा, जिससे कोई PIL ना फाइल हो। FCRA खत्म करना पड़ेगा, जिससे कोई PIL ना फाइल हो। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, जिससे इनको कोई डॉक्यूमेंट ना बना सके। ये घुसपैठिए बॉर्डर पे ऐसे नहीं आते, ये मैं कड़वी बात बता रहा हूं आपको। ये घुसपैठिए वहां बॉर्डर पे 2-2 हजार का गांधी छाप दे के आते हैं। वो गुलाबी वाली नोट जो 2000 रुपए वाली चल रही है, ये वहां दे के आते हैं। स्थिति यह है कि असम और बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो हमारे, जिनको सेना पे बॉर्डर पे तैनात किया जाता है बॉर्डर की रक्षा करने के लिए, वही लोग पैसा लेके एंट्री करा रहे हैं। ये कड़वी बात है। जो जिसकी वहां बॉर्डर पे ड्यूटी लग जाती है साल 2 साल के लिए, वो मालामाल हो जाते हैं। या तो अपने गांव में जाके 10-20 बीघे खेत खरीद लेते हैं, नहीं तो आके किसी शहर में बढ़िया 100-200 गज का प्लॉट ले लेते हैं, या 3-4 बेडरूम का फ्लैट खरीद लेते हैं। ये कड़वी सच्चाई है, इसको हमें समझना पड़ेगा। घुसपैठिए घूस दे के आते हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवाते हैं, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, घूस दे के वोटर ID बनवाते हैं, घूस दे के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, और घूस दे के भारत के नागरिक बन जाते हैं। तो इसलिए हमें घूसखोरी के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। चौथा, कोर्ट इंटरफेयर न करे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उसके लिए हमें एक बाकायदा स्पेशली कानून बनाना पड़ेगा, इलीगल एक्ट जो इंक्रोचमेंट है उसके खिलाफ। हमारे पास ऐसा न किसी राज्य के पास कानून है, न किसी केंद्र के पास कानून है। ऐसा कानून है ही नहीं है जहां सीधे सीधे लिखा होगा, हमें जिस दिन नोटिस मिला, जिस दिन हमें पता चला कि यहां अवैध निर्माण हुआ है, हम 24 घंटे के अंदर गिरा देंगे, कोई नोटिस नहीं देंगे। फिर कोर्ट मतलब ही नहीं कोर्ट इंटरफेयर करे। कोर्ट इसलिए इंटरफेयर कर रहा है कि हमारा कानून घटिया है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इसलिए इंटरफेयर कर रहा है। हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में PIL इसलिए हो रही है, विदेशी फंडिंग हो रही है, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे इसलिए कर रहा है, हमारे पास कानून नहीं है। अब ये बात मैं कैसे समझाऊं? सोशल मीडिया में सब उबाल मारे हैं, सब एकदम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टूटे पड़े हैं। अरे भैया, ये देश कानून से चलता है। अगर आपको मकान बनाना है तो भी कानून चाहिए, और मकान गिराना है तो भी कानून चाहिए। जिस तरीके से अवैध निर्माण के लिए बिना बताए अवैध निर्माण होता है, तो उसे अवैध निर्माण बिना बताए गिराया जा सकता है, लेकिन कानून तो चाहिए उसके लिए। कानून तो बनाना पड़ेगा। ये कानून हमें बनाने में किसने रोका हुआ है कि अगर किसी ने अवैध निर्माण किया, हम उसको बिना सूचना के हम रात को 12 बजे गिरा देंगे। हम कभी भी गिरा देंगे, 24/7, जब हमें टाइम मिलेगा तब गिरा देंगे, बुलडोजर से गिरा देंगे। लिख दें उसे कानून में, किसने रोका हुआ है कानून बनाने से? इसलिए मैं जैसा पहले भी कहता आया हूं, समस्या वही है, कानून, घटिया कानून। घटिया कानून है इसलिए घूसखोरी है, और घूसखोरी है इसलिए घुसपैठ है। घटिया कानून है इसलिए हवाला से फंडिंग आ रही है विदेशी, और विदेशी फंडिंग आ रही है इसलिए PIL फाइल हो रही है। घटिया कानून है इसलिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट स्टे कर रहा है। घटिया कानून है इसलिए भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। और एक बात और, एक कड़वी बात और, 2017 में मैंने PIL फाइल किया था,
घुसपैठियों को पहचान करने, घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में डालने और घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए 2017 में। उसका नंबर है रिट पिटीशन सिविल 924/2017, 924/2017, ये उसका नंबर है। गृह मंत्रालय को नोटिस जारी हुआ है, कानून मंत्रालय को नोटिस जारी हुआ है और सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी हुआ है। लेकिन कड़वी बात यह है, न गृह मंत्रालय ने आज तक जवाब दिया, न कानून मंत्रालय ने आज तक जवाब दिया, न किसी भी राज्य ने अभी तक जवाब दिया। न उत्तर प्रदेश से उसका जवाब आया कि वो निकालना चाहते हैं कि नहीं निकालना चाहते, न असम से आया है, न हरियाणा से आया है, न बिहार से आया है, न राजस्थान से आया, न झारखंड से आया, न बंगाल से आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा, इस पे गृह मंत्रालय क्यों सोया हुआ है, क्यों जवाब नहीं दाखिल कर रहा है, कानून मंत्रालय क्यों नहीं जवाब दाखिल कर रहा है, राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को नोटिस गया हुआ है, वो सरकारें क्यों सो रही हैं? अगर इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसमें मेरी 5 करोड़ घुसपैठियों को निकालने की पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हो गई है और राज्य सरकारें जवाब नहीं दे रही हैं, इसका मतलब कि पूरा का पूरा प्रशासन ये नौकरशाह चला रहे हैं। मंत्रियों को पता ही नहीं चल रहा है कि हाँ आईसीसी पीआईएल भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अब मैं एक एक मुख्यमंत्री के जाके पैर पकड़ूं, एक एक जाके वहां पे चीफ सेक्रेटरी का पैर पकड़ूं, भैया आप जवाब दाखिल करो, तब जवाब दाखिल होगा। आप समझ रहे होंगे, ये घुसपैठ एक कैंसर है। कैंसर के लिए एक इलाज नहीं होता, बुखार हो, सिरदर्द हो, एक टैबलेट से काम हो सकता है। घुसपैठ एक कैंसर है, इसके लिए कई दवाइयां देनी पड़ेंगी। घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, घूसखोरी के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, विदेशी फंडिंग रोकना पड़ेगा, गिराने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। अगर हम एक कानून बना दें कि जहां हमें अवैध घुसपैठिए मिलेंगे, इनकी जमीन हम 100% गिराएंगे, प्रॉपर्टी इनकी कब्जा करेंगे और इनको हम 20 साल से लेकर 50 साल तक की सजा का कानून जेल में डाल देंगे। दुनिया के कई देशों में अवैध घुसपैठ करने पे 50 साल तक की सजा का कानून है, हम क्यों नहीं बना रहे? अगर हम कानून बना दें कि हम 50 साल तक की सजा दे देंगे जो हमें यहां भारत में अवैध रूप से रहेगा, घुसपैठ करेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 3 महीने के अंदर 80% घुसपैठी अपने आप ही भाग जाएंगे। एनआरसी की जरूरत ही नहीं है। बिना एनआरसी के 80% घुसपैठिए 3 महीने के अंदर भाग जाएंगे, अपने आप, अपने पैसे से भागेंगे, अपने आप, इनको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। बस केवल कानून हम बना दे कि जो भारत में अवैध रूप से रहेगा, बांग्लादेशी या रोहिंग्या जो भी है, हम इसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे और इसको हम 50 साल तक के लिए, 20 साल से लेकर 50 साल तक के लिए जेल में डाल देंगे। कानून कठोर है, इसलिए अमेरिका में कोई घुसपैठ नहीं करता। कानून कठोर है, इसलिए सिंगापुर, फ्रांस में कोई अवैध घुसपैठ नहीं करता। कानून कठोर है, इसलिए कोई चीन, जापान में घुसपैठ नहीं करता। और दूर तो छोड़िए, कानून कठोर है, इसलिए लोग भूटान में घुसपैठ नहीं करते। म्यांमार से सटा हुआ भूटान है, ये रोहिंग्या भारत आते हैं, भूटान नहीं जाते। कभी सोचा आपने क्यों? वहां का कानून कठोर है, हमारा कानून घटिया है। ये बांग्लादेशी भूटान नहीं जाते, नजदीक है, भारत आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कानून कठोर है, हमारा कानून घटिया है। तो इसलिए 5 स्टेप तुरंत लेना पड़ेगा। घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, घूसखोरों के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ने के लिए एक अच्छा इफेक्टिव कानून बनाना पड़ेगा जिससे कोर्ट स्टे न करें। एफसीआरए को खत्म करना पड़ेगा। एफसीआरए से विदेशी फंडिंग हो रही है और एफसीआरए की फंडिंग के चलते ये दुनिया भर की बकवास की पीआईएल फाइल होती रहती हैं। और हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। ये हवालाबाज पूरे देश में पैसा पहुंचा रहे हैं, पूरे देश में देश विरोधी गतिविधियों की फंडिंग हो रही है, चाहे वो पीएफआई हो या इस तरीके के जितने भी अलगाववादी संगठन है, सबकी फंडिंग हो रही है। तभी जाके घुसपैठ की समस्या खत्म होगी। आशा करता हूं आपको बात मेरी समझ में आई होगी, ठीक लगी होगी। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को जरूर फॉरवर्ड करिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत सूचना मिल जाए। इस वीडियो को अपने अपने सांसद विधायक को टैग करके ट्वीट करिए। इस वीडियो को, इस लिंक को अपने फेसबुक में डालिए और इस लिंक को कम से कम अपने व्हाट्सएप पे शेयर करके और उनसे रिक्वेस्ट करिए इसको सुन ले। केवल आप फॉरवर्ड कर देंगे तो लोग वो भी फॉरवर्ड कर देंगे। ऐसा भी होता है व्हाट्सएप पे, चूंकि दुनिया भर की चीजें आती रहती हैं तो लोगों समझ में नहीं आएगा, हाँ इसको बहुत सुनना, इसको जरूरी है, आपको लगता है इस विषय को समझना जरूरी है,
तो जिसको भी आप ये लिंक फॉरवर्ड करिएगा उनसे ये भी कहिएगा कि प्लीज इस वीडियो को आप सुन लीजिए। धन्यवाद, आभार।